चलिए देखिए, आ, जैसा कि पता है यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सबको पता है, इतना तो अवेयरनेस है ही है कि हमारी जो 40 डेज का कौन सा भाई साहब जो हम लोगों ने टारगेट किया है कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं कि 40 डेज का एक क्रैश बैच हम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। 40 डेज के क्रैश बैच में हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी 11th क्लास के जो बच्चे हैं, है ना, तो उनको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, है ना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनका एक इस तरीके से रिवीजन करवा दिया जाए कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पूरा एक बार पुनः से रिवाइज हो जाए, है ना, अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो पकड़ में आ जाएं। दूसरा ये है कि जो बच्चे एवरेज हैं वो और ठीक ठाक कर लें। तीसरा ये है कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं वो कम से कम इतना पढ़ लें कि इज्जत क्या हो जाए भाई साहब, बनी रहे, जिनके कंपार्टमेंट वगैरह आने के चांसेस हैं। तो मेनली क्या है कि डे वाइज इसमें चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। डे वाइज मतलब कि एक दिन जैसे अकाउंट्स है वो शेड्यूल आप लोगों के ग्रुप में भी डाला होगा और अभी भी क्या है एक और बार उसको डाल देंगे और जो नए बच्चे हैं उनको भी मिल जाएगा, है ना, कि कब किस दिन कौन सी क्लास रहने वाली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग, है ना, या जिसे आप लोग अकाउंटेंसी वगैरह ये सब भी बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इसी में है ना, कि जब तक थ्योरी चल रहा होता है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप सीबीएसई के बारे में बात करो तो थ्योरी तो कम ही है, सब कुछ काहे में आना है, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही आना है। बट क्योंकि शुरू में तो हमें बताना ही पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। रैंडम कोई भी हम चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस बोला है तो चैप्टर वाइज पूरी चीज़ें क्या होंगी भाई साहब, कवर होंगी दोनों सब्जेक्ट के अंदर में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्या बेटा, अकाउंटिंग। जैसे ही मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और ये क्रैश बैच है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक आध बार तो यहां जितने लोग बैठे हैं उन्होंने कॉपी क्या की होगी, किताब कॉपी कुछ खोला ही होगा, इतना तो सबको पता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नाम के चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है ना, फिर अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है ना, यूजर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई यूजर कौन कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना। तो ये एक टॉपिक है। टर्मिनोलॉजी के लिए फिर एक अलग टॉपिक रहेगा, उससे भी ढेर सारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक जिस पर बात करें दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्या बेटा, अकाउंटिंग। पहला चैप्टर है हमारा और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि हमें 2-3 चीज़ों के बारे में क्या चल जाए, पता लग जाए, तो भाई साहब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है। जिसमें सबसे पहला जो है हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पहला शब्द जो है दैट इज क्या बेटा, बुक कीपिंग। पहला शब्द कौन सा है, बुक कीपिंग पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। नाम से ही क्लियर हो रहा है बुक और क्या बेटा, कीपिंग। बिफोर दैट हम ये चालू करें, मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बता देता हूं कि हम लोग इसमें जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना वो सब चीजें किसके लिए हैं बेटा, बिजनेस के लिए है ना। कोई पूछे कि अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं तो क्या बताओगे, बिजनेस के लिए करते हैं। अकाउंटिंग भी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये जितना सब कुछ दिख रहा है आपको ये सब बिजनेस के लिए ही हो रहा है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के पर्पस के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेसमैन क्या है, एक सेपरेट एंटिटी। आगे चल के एक सेकंड नंबर का चैप्टर आएगा, आगे चल के एक सेकंड नंबर का चैप्टर आएगा जिसमें क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा, लगाना नहीं है भैया उसको, है ना, लगाना नहीं है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि फाइनली कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं और किस तरीके की क्या है बातें चलती हैं फाइनली। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो केवल और केवल किसके लिए है बेटा, बिजनेस के लिए। मतलब हम पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें क्या होगा बेटा, लेन देन होता है। लेन देन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन, सब जानते हैं। लेन देन को क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब बिजनेस किए हो तो लेन देन तो होगा भाई, बिजनेस किए हो तो लेन देन तो होगा ही होगा भाई साहब। कोई सामान खरीदोगे, कोई सामान बेचोगे, किसी को सैलरी दोगे, है ना, खरीदा हुआ सामान वापस करोगे, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, पैसे लगाना, पैसे निकालना, सब कुछ क्या है, ट्रांजैक्शन है, लेन देन ही तो है ना। तो अगर कोई इस लेन देन को अपनी बुक्स में, अपनी डायरी में लिख ले कि मोहन को 200 रुपए दिया, ठीक है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम क्या बेटा, सोहन, सैलरी पेड टू राम, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है भाई साहब, हमेशा ध्यान रखना कि वो जब आप किसी लेन देन को अपनी बुक्स में लिख रहे हो उसका क्या मतलब है भाई साहब, बुक कीपिंग है, डायरी है।
अब डायरी के बाद भाई साहब अगर आप लिख रहे हो, आपके घर में पापा मम्मी भी होंगे, वो भी क्या करते होंगे, नॉर्मली डायरी बनाया होगा उन्होंने और इसके बाद में उसमें लिख रहे हैं। तो केवल आप अगर पेज मेंटेन कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस लिख बस रहे हो कि इसको इतना दिया, फलाना ढिमाका, ये सब क्या हो जाता है भाई साहब, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का। तो बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको यहां दिख रही होगी कि बस कुछ नहीं करना है। अगर आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ क्या बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर आप मेरे बोलते बोलते जो मैं चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं लिख पा रहे हैं, दैट इज गुड। अदरवाइज ये नोट्स आपको एज इट इज क्या होंगे, मिल जाएंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सुनने पर और समझने पर क्या करें, थोड़ा सा ज्यादा जोर डालें, फिर घर में आप नोट्स मेकिंग वगैरह कर सकते हैं और लिख पाएं तो फिर तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो कोई पूछे बुक कीपिंग क्या है सर, अभी इसको सिस्टमैटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं। आज जो हुआ है वो आज लिखेंगे, कल जो हुआ है वो कल लिखेंगे। डेट वाइज चीजों को, टाइम वाइज चीजों को जब हम क्या करते बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि भाई ये सिस्टमैटिक तरीके से हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया। तो दिस इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ क्या बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना। और कुछ नहीं होता है, बस आप डे टू डे क्या करते हो भाई साहब, लिखते रहते हो। अब देखिए मैंने यहां पर आपको याद रखने के लिए कुछ पॉइंट मेंशन किए। पहला पॉइंट देखिए जरा ध्यान से कि ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ क्या होता है बेटा, यहां पर ट्रांजैक्शन होता है ना। ये लाइट जला लेना, ये वाला, या लाइट जलाओ। ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ क्या होता है बेटा, ट्रांजैक्शन। अच्छा, जर्नल और लेजर जो होता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा आप, बुक कीपिंग बोलते हैं। अगला क्या है, ये क्लैरिकल इन नेचर होता है और इसी के आधार पर अकाउंटिंग चालू होती। इसीलिए क्या बोला जाता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग क्या बेटा, बिगिंस। जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। ये बहुत बेसिक सा डायलॉग है, ठीक है ना। सुना हो तुम लोगों ने, अमिताभ बच्चन ने कहा था बहुत पहले कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। तो बस ये कि ये जहां खत्म होगा वहीं से कौन चालू हो जाएगा, अकाउंटिंग चालू होता है। तो उसमें केवल आप जर्नल लेजर ये सब चीजें बनाते हैं। जैसे नॉर्मली यहां एग्जांपल दिया है कि एक हमने कैश सेल किया, कितने रुपए का मेरे भाई, 5,000 रुपए का, उसको हमने कहां लिख दिया, कैश बुक में लिख दिया है। मतलब सिंपल सा फंडा है। तो आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके अगर उसको जर्नल और लेजर में लिख रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग क्या बेटा, बुक कीपिंग, है ना। आप सीधे सीधे क्या मेंटेन कर रहे हो, बुक कीपिंग बना रहे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं भाई साहब, ठीक है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूं, जहां ये देखिए यहां पर एक डायग्राम बनाया गया। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां एक डायग्राम बनाया गया है। और वो डायग्राम क्या है भाई साहब, स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहां एक गोला दिख रहा है, जो सबसे पहले क्या है बेटा, बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग से बड़ा कौन होता है, अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा क्या होता है, अकाउंटेंसी है। तो बड़ा स्पष्ट है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, अकाउंटेंसी बनाते हैं। तो तीनों में ब्रॉडर क्या हो गया आपका, अकाउंटेंसी ब्रॉडर है। बहुत स्पष्ट बात है ये तो भाई बुक कीपिंग शुरू होता है, उससे बड़ी चीज क्या है बेटा, अकाउंटिंग है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर में बुक कीपिंग है और अकाउंटेंसी के अंदर में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है भाई साहब, दोनों है ना। ये बहुत क्लियर कट बात है। अगला जो चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, दैट इज क्या बेटा, कि आखिर अकाउंटिंग क्या होता है, जिसके लिए इतनी सब क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है ना। पूरी की पूरी आपको अकाउंटिंग ही सीखना है ना। और अकाउंटेंसी के बीच भी आपको डिफरेंस बताएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्या बेटा, अकाउंटिंग क्या है ना। तो वैसे देखा जाए तो अकाउंटिंग की तो बहुत अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस हो सकती हैं कि अकाउंटिंग फलाना है, ढिमाका है, ये है, वो है। बट एक बात तो क्लियर है कि सर अकाउंटिंग जो है ना वो 12 महीने में की जाती है। कितने महीने में की जाती है, 12 महीने में। एक कंटिन्यूअस चलने वाली क्या है बेटा, प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। जो भी आपने ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने सिया यादव क्या किए हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए हैं, उनको आगे के पार्ट में ले जाना। जर्नल और लेजर के बाद भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना, जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाना, आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो जब आप इन चीजों के बारे में आगे ले जाओगे तो वहां क्या चालू हो गई, आपकी अकाउंटिंग चालू हो गई है। अब वो वही बता रहा है कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्रोसेस क्यों लिखा है। बेटा देखो, प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि इसमें कई स्टेप चलती हैं, ठीक है ना, कई स्टेप्स हैं। कोई भी चीज जिसमें बहुत सारी स्टेप को फॉलो किया जा रहा है, कोई भी चीज जिसमें बहुत सारी किसको फॉलो किया जा रहा है बेटा, स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, वो हर चीज क्या कहलाती, प्रोसेस है। वो हर चीज क्या है, जैसे मैं कहूं कि मटर पनीर कैसे बनेगा भाई, है ना, तो मटर पनीर कैसे बनेगा, इसकी क्या है, प्रक्रिया है। कि सीधे मैंने पूछा मटर पनीर कैसे बनेगा, सर गैस में बनेगा, है ना। और फिर कैसे देंगे, कैसे, बोले परोस देंगे। भाई उसकी एक प्रक्रिया है। क्यों, सही कह रहा हूं, मटर पनीर बनने की प्रक्रिया पता है तुमको, क्या है, क्या है, हाँ, क्लास के बाद बताओगे, ठीक है, ये भी ठीक है, क्लास के बाद बता देंगे बोल रहा है। तो भाई लेकिन उसकी क्या होगी, कुछ कुछ स्टेप रहने वाली। क्या स्टेप है सर, रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कमाल की बात यह है ना, जब मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए हम मालूम है कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। कौन सी अकाउंटिंग है ये, फाइनेंशियल। सर तो और कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, आगे चल के दिया है, इसमें बताया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है, कई प्रकार की आपको अकाउंटिंग जो देखने को मिलेगी। लेकिन जिस चीज से हम डील कर रहे हैं ना, वो कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल। फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है ना, उसकी अकाउंटिंग हम करते हैं भाई साहब, दैट्स इट। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, काई की प्रोसेस है सर, रिकॉर्ड करने की, फिर उसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, फिर उसको क्या करना है, समराइज, अगला क्या है बेटा, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। सर किसका करना है, तो यहां साफ लिखा है किसका करना है, ट्रांजैक्शंस का करना है। किसका करना है, ट्रांजैक्शंस का करना है। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला। एक मजेदार चीज है जो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ में देखिए जरा एक बार, तो क्लैरिटी से चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आने वाला है, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, जब मैं कह रहा हूं ट्रांजैक्शन, जब मैंने क्या बोला बेटा, ट्रांजैक्शंस, ध्यान से देखना। जब मैं आपसे कह रहा हूं ट्रांजैक्शन, तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कौन से ट्रांजैक्शन, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजैक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो बिजनेसमैन के अपने प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, भाई उसके लड़के की फीस जमा कर दिए पैसे निकाल के, हो सकता है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाल ली हो, या उसका एलआईसी का प्रीमियम पे कर दिया गया, उसका इनकम टैक्स पे कर दिया गया। मेरे भाई एक तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होते हैं, और दूसरे ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरे ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, तुमसे मतलब किससे भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं है किसका, प्राइवेट ट्रांजैक्शन का। केवल कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने वाले हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। और मेरे भाई ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखना कि इसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ेगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना जितने भी लेन देन है ना, उसका इंपैक्ट बिजनेस के किस पर पड़ता है बेटा, एसेट पर, या तो क्या बेटा, लाइबिलिटी पर। हमेशा ध्यान रखना। कोई पूछे कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, आगे चल के हालांकि टर्मिनोलॉजी आएगी, बट अगर कोई अभी पूछ ले आपसे कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आप क्या बताओगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोज इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब होता है कि भाई जिसमें पैसा इंवॉल्व हो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोज इकोनॉमिक इवेंट विच अकर इन बिजनेस, जो कहां होते हैं, बिजनेस में होते हैं। एंड इफेक्ट एंड इंपैक्ट कहां होता है बेटा उसका, एंड इंपैक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द क्या बेटा, बिजनेस। बहुत बेसिक सा है। तो यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। प्राइवेट ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं भाई साहब, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। तो मैंने आपसे कहा कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप ले जाते हो। पहले रिकॉर्डिंग करोगे, फिर क्लासिफाइंग होगा, समराइज होगा, एनालाइज होगा। किसका, इंटरप्रिटेशन, किसका बेटा, ट्रांजैक्शन का। और ट्रांजैक्शन क्या होते हैं सर, हर वो चीज है जो बिजनेस में हो रहा है, और उसका इंपैक्ट हमको कहां देखने को मिल रहा है, बिजनेस में। बिजनेस की एसेट और बिजनेस की लाइबिलिटी, या तो एसेट बढ़ेगी घटेगी, या तो लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, घटेगी बढ़ेगी, यही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो देखिए यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा लिखा हुआ है कि सर अकाउंटिंग केवल रिकॉर्ड नहीं करती है डेटा को, बल्कि क्या करती है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एंड हेल्प इन क्या बेटा, डिसीजन मेकिंग। ये वहां से जहां से बुक कीपिंग खत्म हुई, तो बुक कीपिंग ने क्या बनाया, बेस बनाया, काहे के लिए, अकाउंटिंग के लिए, कि भाई अकाउंटिंग अब हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं ट्रांजैक्शन, अब आगे का तुम देखो भाई। तो आगे की जिम्मेदारी किसको दे दी उसने, अकाउंटिंग को दे दी भाई साहब। अब उसने कहा वाइडर देन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से बड़ा होता है। इसमें क्या क्या देखो, जर्नल लेजर कहां आ गया, बुक कीपिंग में। जर्नल लेजर कहां गया मेरे लालो, बुक कीपिंग में आ गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का जो कार्यक्रम है किसके जिम्मेदारी में आ गया भाई साहब, अकाउंटिंग। ये सब चीजें जो है अकाउंटिंग के अंदर होने वाला है। और ये थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस होता है ना, कंसेप्चुअल होता है, चीजों को प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सब चीजें आपको दिमाग लगानी पड़ती है। और ये मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर को क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेसिक डिफरेंस किसके बीच में भाई साहब, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, है ना। बाकी तो ये नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे, इसकी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। अब सर वो सब ठीक है, अकाउंटेंसी का क्या मैटर है ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो यार, अकाउंटेंसी जो है ना वो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, सॉरी अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरी है। अकाउंटेंसी क्या है बेटा, थ्योरी है। और इसका प्रैक्टिकल पार्ट मालूम है कौन है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट ही कौन है, अकाउंटिंग है। इसका प्रैक्टिकल पार्ट ही क्या है बेटा, अकाउंटिंग ही, दिमाग में रख लेना। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी के अंदर में दोनों चीजें आती हैं। क्या क्या आ जाता है बेटा, बुक कीपिंग भी आता है, और कौन आ जाता है,
अकाउंटिंग भी आ जाता है, दोनों जोड़ करके क्या बनता है, अकाउंटेंसी। यहां पर बड़े अच्छे से लिखा गया कि इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ क्या बेटा, अकाउंटिंग, दैट्स इट, है ना। और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड में लिखा गया, ये भी ध्यान रखना वाइल नोट्स मेकिंग। तो अगर आप केवल इन बोल्ड शब्द को भी अपने पेपर में लिखोगे यू विल गेट मार्क्स, है ना, ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी कुछ नहीं है बल्कि इट इज अ थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग एंड अ सिस्टमैटिक नॉलेज। इट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई अकाउंटिंग इज क्या बेटा, डन, है ना भाई। आप अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीजें जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेंशन है। इसीलिए आपकी जो किताब होगी ना उसमें अकाउंटिंग नहीं लिखा होगा, उसमें क्या लिखा है, अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है और उसको प्रैक्टिकल करना ही क्या है भाई साहब, अकाउंटिंग है। और अकाउंटेंसी के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, बुक कीपिंग भी मिलेगा और अकाउंटिंग भी मिलेगा। तो यहां बता दिया गया कि थ्योरेटिकल नेचर है, इसमें वही सब समझाया गया कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीजें जो आप देखते हो ये सब किसका हिस्सा है बेटा, अकाउंटिंग का है। तो ये तीनों के डिफरेंस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर किसी ने भाई बोल दिया है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है, तो आपको क्या होना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जर्नल लेजर स्टेजेस किस में आती हैं, बुक कीपिंग में। इसके बाद का जो भी है वो कहां आता है बेटा, अकाउंटिंग में। जो इन सब का बेस है, जिनके आधार पर ये किया जा रहा है थ्योरी, वो कौन है, अकाउंटेंसी है। सबसे बड़ा कौन है, अकाउंटेंसी है। तीनों में सबसे बड़ा क्या है बेटा, अकाउंटेंसी है। यहां पर मैंने आपको एक और अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या किया है कि यहां पर आपके लिए एक भाई साहब नोट्स भी डाल दिए, ताकि मतलब कि एक डिफरेंस है ना, एग्जाम रेडी भाई साहब कम से कम इतना तो याद ही रहे जब आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। पहले यहां पर देख लीजिए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और क्या है बेटा, अकाउंटेंसी है। जितना हमने पढ़ा है उसका एक समराइज्ड फॉर्मेट है ये, जो याद रख लेना, आपको ध्यान से देखना है। पहले क्या है सर, बुक कीपिंग का नेचर, बुक कीपिंग देखिए रिकॉर्डिंग बस होता है। यहां क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग प्लस एनालिसिस है, और ये क्या होता है बेटा, थ्योरी है। बुक कीपिंग नैरो है, ये वाइड है और ये वाइडेस्ट है, सबसे बड़ा है भाई साहब। ये आपके बुक में जितना भी लंबा लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये शॉर्ट नोट्स देखिए, समझिए, जानिए और ले जाइए भाई साहब। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर प्रैक्टिकल जो चैप्टर है हमारा, जर्नल लेजर है, तो उसको मैं कम क्वेश्चन में लगभग हर एक चीज क्या कर दूं, आपकी कवर कर दूं, है ना। कि जो भी 2 3 4 5 क्वेश्चन ले करके उस पूरे कंसेप्ट को ही क्या कर दें, हम उड़ा दें भाई साहब। इस तरीके का हमारा प्रैक्टिकल में भी रहेगा जनरली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेप होता है ये, नेक्स्ट स्टेप, और ये क्या है बेटा, बेस और नॉलेज है इन दोनों का। ये क्लैरिकल जॉब है, ये एनालिटिकल, और ये क्या है बेटा, कंसेप्चुअल है। वहीं बात करूं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ये क्या बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये क्या बनाता है बेटा, प्रिंसिपल, एंड क्या बनाता है, रूल्स बनाता है, जो आपको क्या रख लेना बिल्कुल दिमाग में। ये बेसिक हो गया। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर समझ में आ गया होगा। और ये नोट्स जब मिले तो इन्हीं नोट्स को टेलीग्राम में आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, रिवाइज करो भाई सब जितना कर सकते हो। मतलब अगर आप बुक नहीं उठाना चाहते हो इतनी मोटी, तो ये 2 2 4 4 पन्ने के नोट्स हर चैप्टर में क्या करेंगे, आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला हमारा टॉपिक था जिस पर मैंने बात की। अब लगे हाथ क्या आ रहा है भाई साहब, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने यहां जो कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हैं ना, वो 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन आपको हर एक टॉपिक में कम से कम कितने याद रखने हैं, ओनली 5। कितने याद रखने हैं, 5। आप 5 याद रखो, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इतना बताने के बाद भी अगर भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं होगा, तो फिर तुम्हारे और हमारे दोनों के ऊपर लालत है भाई साहब। देखिए, सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कौन सा ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या आ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल क्यों लगा हुआ है चौधरी यहां पे, क्योंकि केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही किए जा सकते हैं भाई साहब, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जिनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो वही ट्रांजेक्शन क्या किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड। तो इसीलिए उसने सबसे पहले बोला कि अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जहां भी पैसे कौड़ी जो भी लगा हुआ है। इसीलिए बोला उसने कि केवल जिनकी कौन सी वैल्यू हो सकती है, मॉनिटरी वैल्यू, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, मनी, उन्हीं को क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली चीज है ये। दूसरा, ये कोई ऐसा नहीं कि जब दिल किया जो स्टेप हो गई फॉलो कर लो, ये पूरी की पूरी क्या है, स्टेप्स हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो जब आपकी मर्जी आएगी तब आप रिकॉर्ड कर लोगे, नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब इसका प्रोसीजर और ऑर्डर क्या है बेटा, फिक्स है, कि आपको इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी। जर्नल बनाओगे, फिर लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। ऐसा थोड़ी पहले फाइनल अकाउंट बना दिए, जर्नल बाद में बन रही है, ऐसा तो हो भी नहीं पाएगा ना, ये दिमाग में रखना है। फिर मैंने क्या बोला, मॉनिटरी मेजरमेंट। पहली चीज, रिकॉर्डेड ओनली इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, मनी। अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं है ना, आप कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे, नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे आप। तो यहां पर अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि अगर
कोई भी चीज बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, लेकिन अगर उसकी मनी वैल्यू नहीं है, आप उसको पैसे में नहीं नाप सकते, तो भाई साहब आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी क्या है बेटा, लिमिटेशन है। अगला क्या फीचर है मेरे को बताइए, कि बेस्ड ऑन क्या बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको पता है अगला जो चैप्टर आएगा उसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, गैप। किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, गैप। सर ये गैप क्या होते हैं, ये वो नियम कानून है जिनको बेस मान करके आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये भाई साहब बेस्ड ऑन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, समराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, ये सब चीजें क्या फीचर है। मैंने कहा ना, भले ही आपको 7-8 इसलिए दिया हूं कि आप 5-6 देखोगे तो कम से कम 3-4-5 तो लिख के ही पेपर में आने वाले हो, ये दिमाग में रख लेना। तो यहां डरने की आवश्यकता नहीं भाई साहब, आप देख पा रहे हैं कि वही चीजें लिखी गई हैं जो मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग है, ऑब्जेक्टिव, वेरीफिएबल, हिस्टोरिकल नेचर। अब कई कह रहा होगा हिस्टोरिकल नेचर का क्या मतलब होता है, बहुत स्पष्ट मतलब है हिस्टोरिकल नेचर का। मालूम है क्या, जैसे मान लो, क्या नाम बताया था, हार्दिक। हार्दिक ये बताओ, तुमने एक मशीन खरीदी है, तुमने क्या खरीदा है, एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू कितने रुपए की, 50,000 रुपए की है। अब मुझे ये बताओ कि उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 55 हो गई है, तो तुम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने में रिकॉर्ड करोगे, 50 में या 55 में, 50 में। यही कौन सा कंसेप्ट है भाई साहब, हिस्टोरिकल नेचर है। उससे मतलब ही नहीं अकाउंटिंग को कि तुम्हारे एसेट की वैल्यू घटेगी या क्या हो रही है भाई साहब, बढ़ रही है। तुम्हें तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई साहब जिस वैल्यू पे तुमने परचेस किया था उसी वैल्यू पर उसे क्या कर डालो, रिकॉर्ड कर डालो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ये जो चीजें दी हैं वही है कि भाई साहब आपको सिस्टमैटिक, देखिए सबसे पहले भाई रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनकी कौन सी वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल नेचर, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। सर ये ऑब्जेक्टिव और वेरीफिएबल का क्या मतलब है बेटा, कोई भी लेन देन हुआ है ना उसका सबूत होता है। क्या होता है, सबूत। सबूत क्या हो सकता है सर, हम बताओ, इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा भाई साहब, प्रूफ होने वाला है। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला। तो जब प्रूफ है तो उसी को क्या बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन। कभी भी ध्यान रखो कि बिल, वाउचर, इनवॉइस ये सब रहें तो ही रिकॉर्ड करना। कल को ऑडिट होगा, आपने कोई चीज दिखा दी है, अब ऑडिटर आया, उसने बोला भैया इसका दिखाओ जरा कितनी वैल्यू कहाँ है, अब तुम बिल ही ढूंढ रहे हो, तो वो एसेट तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो जिनकी कौन सी वैल्यू हो भाई साहब, मनी वैल्यू हो, प्लस उसका क्या हो आपके पास में, प्रूफ हो, वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये चीजें जो इस तरीके से चलने वाली। तो ये पहला टॉपिक था जो कि क्या था बेटा, जनरली जिसके बारे में हमने बात किया है कि आपके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द नेक्स्ट वन इज, है ना, द नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे को पता होगा भाई साहब, ये बच्चे को पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना, क्योंकि चैप्टर पहला बहुत बेसिक चैप्टर होता है, इसमें तो कुछ होता भी नहीं है, थ्योरी है प्योरली है। आपको दिख रहा होगा कि जनरली मैं यहां पर किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप इसे स्टेप्स बोलना है, स्टेप्स बोल लीजिए। आप इस टॉपिक को प्रोसेस बोलना है तो क्या बोल लीजिए, प्रोसेस बोल लीजिए। किसकी स्टेप और किसकी प्रोसेस गुरु, अकाउंटिंग की। तो यहां देखो साइड में एक चार्ट बना है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड क्या बेटा, कम्युनिकेशन। और ये स्टेप्स अलग अलग नहीं हो सकती, ये जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में क्या है भाई साहब ये चलने वाला है। ठीक है ना, ये क्या रख लेना दिमाग में, मैंने यहां बता भी दिया है। रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है, जर्नल। पोस्टिंग को क्या कहा जाता है, लेजर। ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। जो जर्नल है वो क्या है, वो रिकॉर्डिंग ही है, और जो लेजर है वो क्या है बेटा, पोस्टिंग है। तो भाई सबको क्लियर है कि पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब कई लोग को लग रहा हो सर ये आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है ना। तो मैं आपको बताता हूं, एक एक पॉइंट में इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे और खुद ब खुद ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए अब जरा ध्यान से, पहली चीज मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन। तो आपको ये मैंने शुरू में ही बताया कि ट्रांजैक्शन एक तो बिजनेसमैन से रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरा किससे हो सकते हैं, बिजनेस। मेरे भाई आपको ये छांटना पड़ेगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन कौन से हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस। क्योंकि यही तो आइडेंटिफाई करना, आपके दिमाग में आया होगा ना क्या आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करना है कौन से ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस में क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज ये मेजर। मेजर का क्या मतलब होता है बेटा, मेजर का मतलब होता है कि केवल वही ट्रांजैक्शन लेकर के आओ जिनकी कौन सी वैल्यू है, मनी वैल्यू है। जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो ना, वही चीजें केवल क्या होने वाली हैं, रिकॉर्ड होंगी। दूसरी चीज ये है।
सर रिकॉर्डिंग को तो क्या कहा जाता है? जर्नल। वहां आपको दिख ही रहा, रिकॉर्डिंग क्या है बेटा? जर्नल है। रिकॉर्डिंग तो क्या हो गया? जर्नल है। क्लासिफिकेशन को क्या बताया मैंने? लेजर। क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? लेजर। ठीक है ना। समराइजेशन का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी चीजें बनती है, ये देखो बेटा। समराइजेशन के अंदर में आपका बनेगा एक तो क्या, ट्रायल बैलेंस, और क्या बनेगा बेटा? ट्रायल बैलेंस, और क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। समराइजेशन में आप ट्रायल बैलेंस और क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। और सर एनालिसिस में तो लंबी लंबी चीजें हो रही हैं, रेशियो एनालिसिस होगा, फलाना ढिमाका, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, ये और आगे की तैयारी है। और एट लास्ट में जो आपने एनालिसिस किया है ना, वो क्या सबको समझ में आ जाएगा? सर अकाउंटिंग ही नहीं समझ में आ रही, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है, जर्नल बनाते नहीं बन रहा है। तो बेटा एनालिसिस जब हो गया है ना किसी बिजनेस के फाइनल अकाउंट का, तो समझेगा कैसे व्यक्ति? तो उसको आसान भाषा में क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन। क्या बोला जाता है? जैसे आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, पर मैं यहां खड़ा हूं उस चीज को कौन सी भाषा में समझाने के लिए? आसान भाषा में। मतलब मैं इंटरप्रिट ही तो कर रहा हूं ना, दैट्स इट। और इसके बाद में जो तुमने आसान भाषा में इंटरप्रिटेशन किया है, उसको क्या करना है तुमको बेटा? कम्युनिकेशन करना है। सर किसको कम्युनिकेट करना है? जो भी उस इंफॉर्मेशन की जानकारी रखना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं हम? यूजर्स। क्या बोलते हैं हम उसे? यूजर कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है, ठीक है ना। तो आई होप कि स्टेप्स भी आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई हो। पहला क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है? मेजरिंग। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग। चौथा क्लासिफाइंग। पांचवा समराइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन, और फिर कम्युनिकेशन। तो ये स्टेजेस है जनरली जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये स्टेजेस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए जब आप आंसर लिखें, कि जब जो याद आ गया लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा? लफड़ा मचेगा भाई साहब, ठीक है ना। मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या किया है कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसके ऊपर वाले नोट्स में क्या किया, मेंशन किया है। आइडेंटिफिकेशन में कौन से ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए बेटा, और उसमें मनी मेजरमेंट आ गया। रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग को क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर को पोस्टिंग भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ये दिमाग में रख लेना। फिर बेटा लेजर का बैलेंस होना, ट्रायल बैलेंस बनाना, और फिर क्या बनाना? फाइनल अकाउंट। और आखिरी में क्या है? इंटरप्रिटेशन है ना, और फिर कम्युनिकेशन है। तो ये हो गया स्टेप। अभी तक क्या कवर किया? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इनकी डेफिनेशन हो गई। और मेरे भाई बहन इसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। डिफरेंस के बाद में मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बेटा? अकाउंटिंग, ये मैंने बताया। तीसरा जो टॉपिक खत्म हुआ है दैट इज प्रोसेस, या फिर क्या बेटा? स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर इसमें कौन कौन सी स्टेप्स हो रही हैं, कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर में जो भी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये नोट्स जब आपको मिलेंगे तो आप इसके ना शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो पढ़ने का तरीका क्या मालूम है? जब आप यहां आओ ना तो आप फुली इस तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ, अभी जब न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करवा रहे होंगे तब कुछ क्वेश्चन मैं अपने से बनाऊंगा, तो वो नोट डाउन करना है चीजें। बट व्हेन इट इज थ्योरी चैप्टर ना, तो उसको बहुत ज्यादा आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ने का तरीके, आप यहां पर आ गए, जो भी 1.5 घंटे की क्लास है ना, 3:30 पर आपको यहां पर आ ही जाना है भाई सब, किसी भी हालत में। यहां पर लेक्चर चालू हो जाएगा, ना इधर ना उधर। अगर मैं टाइमिंग का ध्यान नहीं रखूंगा ना, तो आपको लग रहा है कि 40 दिन में कभी खत्म हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो 1.5 घंटे की जब प्रॉपर क्लास लगेगी ना, तो ही भाई साहब ये खत्म हो पाएगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो आप आए या ना आए, लेक्चर तो क्या हो जाएगा भाई साहब? चालू हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं चीजों को लेकर के। तभी हम 40 डेज में ये टारगेट क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। आप कितने सिंसियर हैं ये आपको दिखाना है, मैं कितना सिंसियर हूं वो मुझे दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। तो ये अगला क्या हो गया भाई साहब कि ये टॉपिक जो है क्या हो गया आपका? प्रोसेस हो गया, स्टेप हो गया, यही फॉलो करते हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं आपसे कि भाई साहब, सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, तो अगर कोई बच्चे का दिमाग बहुत कमजोर है, मतलब उसको लगता है कि बाबा 2-3 चीजें याद हो जाए दिमाग में उतना ही बहुत है, तो उसके लिए मैंने ये एक डायग्राम क्या कर दिया, बना दिया है। तू भाई कम से कम इतना तो याद रख ले, है ना। तू इतनी कहानी नहीं याद रख सकता तो कम से कम क्या रख ले, इतना। अभी उसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? बच्चा बच्चा बता देगा भाई, इतनी देर से मैं हल्ला कर रहा हूं, अकाउंटिंग करने का क्या लॉजिक हो सकता है ना। अकाउंटिंग करने का मेरे भाई सबसे पहले क्या है कि भाई बिजनेस के ट्रांजैक्शन को प्रॉपर मेंटेन और क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। बिजनेस के ट्रांजैक्शन का प्रॉपर मेंटेनेंस और क्या करना है भाई साहब, रिकॉर्डिंग करना है। दूसरा क्या है सर, बिजनेस की क्या पता कर लो, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता करना है, फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा क्या है भाई साहब कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है। और चौथा क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड यूजर्स को देनी है। इंटरेस्टेड यूजर्स मतलब ऐसे लोग जिनको हमारे बिजनेस में कोई लेना देना है, जो हमारे बिजनेस से क्या रखते हैं, थोड़ा सा भाई लेन देन रख रहे हैं, उनको चुल है कि भाई
इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सर किसको तकलीफ होगी? बेटा देखो, एक तो जिसने आपके धंधे में पैसा लगाया है, दूसरा जो आपका मैनेजमेंट है, तीसरा आपका जो मैनेजर है उसको भी तो प्रमोट करना है। तो भाई ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा पॉइंट याद नहीं रख सकते, कम से कम अपनी अपनी इज्जत बचाने के हिसाब से कितने पॉइंट याद रख लो? 4 पॉइंट तो याद रख लो कि अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य क्या है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या है मेरे लालो? कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता लगाना। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। चौथा प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू क्या बेटा? यूजर्स। आगे चल के आएगा कि यूजर्स क्या होते हैं, उसका तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भले ही आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही प्रैक्टिकल या 2-3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट क्या करवा दिए जाएं, कवर करवा दिए जाएं, उनसे बाहर नहीं आएगा। उतना अगर आपने सीख लिया सब कुछ आपको बन जाएगा। बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है कि यहां 1.5 घंटे, जब मैं बता रहा हूं 1.5 घंटे में, इट मींस कि 1.5 घंटे में सब कंप्लीट होगा। घर पे जाके कितना पढ़ना है? जो मैंने यहां पढ़ा है 1.5 घंटे में तुम घर में जाके पढ़ लो, दैट्स इट। उतना ही करना है और इतना कर लोगे बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और नहीं समझ में आता अगले दिन आकर के पूछ लो कि सर ये थोड़ा सा कल समझाया तो समझ में नहीं आया। और एक और चीज क्या है, यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। यूट्यूब में जाकर के भाई साहब देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो घर में जाकर के भाई यूट्यूब में भी जाकर के क्या कर लेना भाई साहब, देख लेना है इन लेक्चर्स को कि पढ़ा रहा था, बोल रहा था तो क्या पढ़ाया भाई साहब इसने, या कहां पर क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई। तो मेरी भी जरूरत नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप यहां से जाकर के भी घर में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो उनको, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं, है ना। ये उनके लिए है भाई साहब जो याद नहीं रख पाते, जो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो याद रख सकते हैं उनके लिए बड़ा बढ़िया पॉइंट है भाई साहब जो मैंने यहां मेंशन किए। पहला क्या हो गया? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ क्या बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को क्या करता है? बताता है। अगर आपने अकाउंटिंग किया है तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा भाई साहब? ये बताएगा कि बिजनेस में आखिर कितना प्रॉफिट और कितना क्या है बेटा? लॉस है। तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। और चौथा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टू यूजर। सर ये 4 पॉइंट तो कौन से हैं? यही वाले। 4 पॉइंट तो कौन से बेटा? यही वाले हैं। लेकिन और आगे क्या लिख सकते हो? तो आपके लिए आगे जो पॉइंट मेंशन किया गया वो ये है कि बेटा इसी की मदद से क्या किया जाता है ना, डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है भाई साहब? कि आपको हेल्प करेगा बिजनेस में, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को लेकर के क्या करेगा बेटा? ये हेल्प करेगा जनरली, ठीक है ना। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगली चीज नेक्स्ट क्या है सर? अगली जो बात है दैट इज क्या बेटा? प्रिवेंशन, है ना। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्या बेटा? एरर्स एंड क्या बेटा? फ्रॉड्स। अगर कोई भी गलती हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, तो वो भी आप अकाउंटिंग के जरिए क्या कर सकते हो बेटा? पकड़ सकते हो, ठीक है ना। अगली चीज क्या है? कंप्लायंस विद क्या बेटा? लीगल रिक्वायरमेंट। इनकम टैक्स वाले पूछ रहे लाओ कितना कमाए हो, क्या दिखाओगे? जब बनाया ही नहीं तो क्या दिखाओगे? वो क्या मांगते हैं? अकाउंटिंग डिटेल्स दिखाइए आपकी जरा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए। तो भाई ये यही तो है जो हेल्प करेगा। फिर बिजनेस की परफॉर्मेंस, इतना पैसा लगाए निकाले कर क्या रहे हो तुम, साल भर से बैठे हो, तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है, ये भी तो अकाउंटिंग से ही पता लगेगा ना। और अगली चीज क्या बेटा? अगर आप अपने बिजनेस में कौन सी स्टडी करना चाहते हो? कंपैरेटिव, कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, मेरे पड़ोस बिजनेस वाला क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का अगर कंपैरिजन करना है तो भाई साहब आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आई होप 4 चीजें हो गई हैं, है ना। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो क्या, एक और बार मैं रिपीट करवा देता हूं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या? अच्छा इसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना है, जो याद आया वो लिखा भाई साहब। ये ऐसा थोड़ी कि पहला दूसरा तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल स्टेप में फॉलो होता था। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसको देना है भाई साहब? यूजर्स को देना है, ये दिमाग में रख लेना सर। और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कहीं गलती हो गई, एरर है, फ्रॉड हो रहा है सर, तो अकाउंटिंग करने में समझ में आया था, बाबा 500 रुपए किधर गया? समझ गए बात को। किसी दिन मान लो किसी का धंधा पानी होगा, गले में बैठ गए, हिसाब से सोचे पापा को क्या ही पता लगेगा, 500 मार देता हूं हिसाब से। शाम को पापा ने पूरा कैलकुलेशन बैठाया, भाई साहब 500 रुपए कम थे, पकड़े गए, है ना। अकाउंटिंग हुई तो पकड़े गए ना, अदरवाइज कौन ही ध्यान रखना कहां चला गया पैसा भाई साहब। दूसरा क्या है? बिजनेस परफॉर्मेंस, कंपैरेटिव स्टडी है। तो ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी क्या बेटा? अकाउंटिंग का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्या बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बेटा? क्वालिटेटिव। नॉर्मली जब मैं आपसे बोलूं क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो इशिका ध्यान से देखना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस में, अकाउंटिंग करते वक्त उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्वालिटेटिव। नाम से ही समझ में आ रहा है। वैसे तो 4 नाम आप बड़े आसानी से याद रख लीजिए। कौन कौन से 4 नाम है मेरे भाई? बताइए जरा। रिलेवेंस, पहला क्या हो गया बेटा? रिलेवेंस।
दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी, दूसरा क्या है बेटा, रिलायबिलिटी है, ठीक है ना। तीसरा क्या है बेटा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये चार अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, है ना। क्या है बेटा ये, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है ना। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। और आखिरी क्या आता है बेटा, कंपेरेबिलिटी। आखिरी क्या है, कंपेरेबिलिटी है। तो रिलेवेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया, और अगला क्या है बेटा, कंपेरेबिलिटी हो गया। ये चार चीजें हैं जो आपको क्या करना होगा, समझना होगा। आइए इनको बारी बारी से मैं आपको नोट्स में क्या करता हूं बता देता हूं। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो काम चलेगा। क्या बोला मैंने, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पेपर में ये अक्सर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है सर, सबसे पहले क्या बताया मैंने, रिलेवेंस। क्या बताया मैंने, रिलेवेंस। फिर अगला क्या था मेरे लालों, रिलायबिलिटी। अगला क्या था, रिलायबिलिटी। फिर इसके बाद अगला क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी भाई साहब। और इसके बाद अगला क्या है, कंपेरेबिलिटी। ये चार तो कम से कम क्या रखना है बेटा, याद ही रख लेना है। इसी की दम पर आगे के पूरे क्या होंगे बेटा, लेक्चर रहने वाले हैं। रिलेवेंस, अगला क्या है, रिलायबिलिटी, फिर क्या है, और अगला कंपेरेबिलिटी। सर रिलेवेंस का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखो क्या मतलब हो सकता है रिलेवेंस का। रिलेवेंस का मतलब यह है कि अकाउंटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखो कि जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, क्या भाई साहब मैंने बोला, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब की सब आपकी अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए भाई साहब, दिखना चाहिए। तभी आपकी अकाउंटिंग क्या हो पाई भाई साहब, रेलेवेंस हो पाई। तब मतलब जो जरूरी चीजें अगर वही भूल गए आप लिखना तो फिर आपकी अकाउंटिंग रेलेवेंट रही कहां। और जब अकाउंटिंग रेलेवेंट है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स इट। पहली चीज ये है। सर रिलायबिलिटी, तुमने दिखा दी ना जानकारी, तुमने कोई डेटा बताया, तुमने कोई इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन और डेटा दे देने से केवल ये चीजें सही हो जाएंगी, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने जानकारी दी है ना वो सही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले तो जानकारी दो, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना कि जो जानकारी आप दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सही होने का मतलब होता है मेरे लालो ट्रू एंड क्या होनी चाहिए बेटा, फेयर होनी चाहिए, सही जानकारी हो। और कोई भी चीज ट्रू और फेयर है इस बात का सबूत होना चाहिए, मतलब वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बिल होने चाहिए, वाउचर होने चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए। इस बात को क्या रखना है, आपको दिमाग में रख लेना। अगली चीज क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इस तरीके से करो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी अकाउंटिंग को देख रहा हो उसको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अकाउंटिंग की गई है। मुझे बताओ, सबके बैंक खाते होंगे, घर में किसी ने देखा होगा, पासबुक सबने देखा है ना। बैंक पासबुक में क्या कर, अकाउंटिंग ही तो करवा रहा है ना। आपको पता है जिसने कॉमर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो बूढ़ी अम्मा जो कभी स्कूल नहीं गई वो भी अपने खाते में ढूंढ लेती कि मेरे खाते में कितने पैसे पड़े हुए हैं। अकाउंटिंग कैसी कर दी उन लोगों ने, सरल की है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि भाई साहब आप देख लो कि ये पैसे आए हैं, ये पैसे गए हैं, और ये आपके बैलेंस में बचा हुआ है। अकाउंटिंग इजी होगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वही अकाउंटिंग क्या है बेटा, अच्छी मानी जाती है कि कोई भी देखे और आप समझ पाए। अब अगली चीज क्या है बेटा, कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये समझने योग्य चीज है कि भाई आप अपने बिजनेस का क्या कर पा रहे हो, कंपैरिजन कर पा रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, आप अपने बिजनेस का कंपेयर कर पाओ, इस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए। सर कंपैरिजन का मतलब क्या है बेटा, आपने जो एक बार चीजों को फॉलो किया है ना उसी तरीके से हर बार अकाउंटिंग करो। और कंपैरिजन दो चीजों से होता है। कौन कौन सी बात है बेटा, कंपैरिजन कैसे होता है, दो चीजों से। पहला क्या है मालूम है आपको, इंटर फर्म। ध्यान से देखना, पहला कौन सा होगा बेटा, इंटर फर्म है। और अगला क्या है बेटा, इंट्रा फर्म। अगला क्या है मेरे भाई, इंट्रा फर्म है, जिससे ध्यान रखना। पहला क्या बताया मैंने, इंटर फर्म, और अगला क्या है, इंटर फर्म है, जिससे आपको क्या रखना है, ध्यान रख लेना है। क्लियर कट बात है। इंटर फर्म क्या होता है, इंटर फर्म कृष्णांग भाई, इंटर फर्म क्या हो सकता है मेरे भाई, और इंट्रा फर्म क्या हो सकता है। सर एक ए नाम की कंपनी है, वो अपना कंपेयर किससे कर रही है, बी नाम की कंपनी से। भाई मैं ए हूं और मैं किसी बी से कंपेयर कर रहा हूं कि भाई मेरा भी धंधा सही है, उसका भी धंधा सेम है, हम दोनों का धंधा क्या एक ही जैसा है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अगर हम किसी और फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज क्या बेटा, इंटर फर्म। उसे क्या बोलते हैं, इंटर फर्म बोलते हैं। लेकिन इंट्रा फर्म क्या होता है मेरे भाई, जब मैं अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने पिछली परफॉर्मेंस से क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं।
खोल दो भैया। जब अपनी ही परफॉर्मेंस को पिछली परफॉर्मेंस से क्या कर रहा हूं बेटा, उसे क्या कहते हैं, इंट्रा फर्म। दोनों को क्लियर हो गया क्या भाई साहब? कौन बताएगा, बताओ। सुंदरानी एक बार रिपीट करो जरा फटाक से कि आखिर ये कौन सा टॉपिक है, मतलब ये कंपैरिजन किस तरीके का होगा, ये बताइए जरा मुझे, किस तरीके का कंपैरिजन होगा इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, बताइए। बैठ जाते भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, लड़की कह रही है भाई, है ना, कि सर अगर अपनी ही परफॉर्मेंस को, अगर अपनी ही परफॉर्मेंस को हम अपनी पिछली परफॉर्मेंस से अगर क्या कर रहे हैं भाई साहब, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंट्रा फर्म होता है। और अगर अपनी परफॉर्मेंस को किसी पिछली परफॉर्म मतलब किसी और कंपनी के साथ में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है भाई साहब, वो इंटर का मतलब समझ गए ना, दो तो चाहिए भाई साहब, मैं और कोई और अलग रहे भाई साहब। तो मैं अपनी कंपनी का अगर दूसरी कंपनी के साथ में भाई कंपेयर कर रहा हूं, तो वो दिस इज कौन सा कंपैरिजन भाई साहब, इंटर फर्म है ना। और अगर अपनी ही परफॉर्मेंस को कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया बेटा आपका, इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिसके बारे में मैंने आपसे क्या किया, बात की। अब थोड़ा ध्यान से देख लो, यहां पर वही बताया गया। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। रिलेवेंस का मतलब क्या होगा भाई साहब, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी दिखा रहे हो ना, वो प्रिडिक्टिव वैल्यू, कंफर्मेटिव वैल्यू और मटेरियलिटी, मतलब कि जितना भी आप दिखा रहे हो वो हर एक चीज क्या हो, वैलिड हो। क्या हो बेटा, वैलिड हो, इंपॉर्टेंट हो। दूसरा रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है कि वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और फ्री फ्रॉम क्या बेटा, बायस, मतलब किसी भी प्रकार का आंकड़ों के साथ में छेड़खानी ना हुआ हो, जो ट्रू है, जो फेयर है ना, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जानकारी के लिए कौन सी चीज है, वाउचर है, बिल है, रिसीप्ट है, तो वो ध्यान में रख लेना है। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, अंडरस्टैंडेबिलिटी और क्या बताया था आपको, कंपेरेबिलिटी। ये चार अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है, तो आपने रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और क्या बेटा, कंपेरेबिलिटी, तो आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या कर दिया है बेटा, खत्म कर दिया। ये क्या रख लेना है, दिमाग में रख लेना है। सर आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किन किन टॉपिक्स को कवर किया है बता दीजिए एक बार। याद है भाई, पढ़ते पढ़ते कई लोग जो रहते हैं साफ हो जाते हैं। सबसे पहले क्या देखा, बुक कीपिंग क्या है, फिर क्या देखा, अकाउंटिंग, फिर क्या देखा, अकाउंटेंसी देखा, तीनों में क्या देखा, डिफरेंस देखा, फिर देखा डिफरेंस के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसकी, अकाउंटिंग की, फिर क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा क्या, फिर क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर क्या देखा, प्रोसेस भी देखा था, है ना, कि भाई अकाउंटिंग की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, फिर क्या देखा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। दोनों में फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में क्या है, अंतर है। कई लोग क्वालिटेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे रहे हैं, नहीं, ये चार ही होता है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और क्या बेटा, कंपेरेबिलिटी। ये क्या करना, दिमाग में रख लेना। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई साहब, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है। अकाउंटिंग क्या होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले तो वो अकाउंटिंग है जो हम कर रहे हैं। हम कौन सी वाली अकाउंटिंग सीख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मैटर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो किससे डील करती होगी बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। किससे डील करती होगी, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसके बारे में बात होगा बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात होगा। और जो 11th 12th या सीए में जो सब कुछ पढ़ाया जाता है, वो सब कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो इसमें आप प्रॉफिट और लॉस और क्या बनाते हो बेटा, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है ना। फाइनेंस के बारे में बात करते हो, तो ये चीज हो गया। अगला देखिए जरा, कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करता होगा, कॉस्ट ऑफ क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बताइए, कोई भी धंधा अगर प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसको क्या चाहिए पता है आपको, कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट क्या बेटा, ज्यादा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो। इसीलिए सीए जो होता है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। एक और आपको मैं पेपर बता देता हूं, आपने शायद सुना होगा सीएमए, क्या बोलते थे इसे, पहले इसे सीडब्ल्यूए कहा जाता था, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट। लेकिन अभी सीए और सीएमए हो चुका है। वो सीएमए मतलब क्या है, सीए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ध्यान देता है, सीएमए जो है ना, वो भाई साहब कॉस्टिंग का काम करता है। किसका काम करता है, कॉस्टिंग का। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करोगे, तो वो किससे डील करता है, इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ क्या बेटा, गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड क्या बेटा, सर्विसेज। पर्पस क्या है भाई साहब इसका, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम करना और सेलिंग प्राइस को बेहतरीन करना, ताकि कस्टमर आपके साथ में क्या हो सके भाई साहब, जुड़ पाए।
क्लियर कट बात है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है। अगला देखिए बेटा मेरे लालो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपको पता है कि बिना कोई भी बिजनेस जो है वो मैनेजमेंट के तो चलेगा नहीं, तो यहां पर क्या किया जाता होगा, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इस कोर्स के लिए मालूम है क्या पढ़ाया जाता है आपको, एमबीए। क्या पढ़ाया जाता है, एमबीए। एमबीए में जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है भाई साहब, यही तो कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तो कर रहा है, जिसमें आप बजट बनाओगे, रेशियो एनालिसिस करोगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कौन सी अकाउंटिंग का हिस्सा है, नाम से ही क्लियर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कम करना, कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को इफेक्टिव बनाना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, ये सब कौन सी में आता है, कॉस्ट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सर इट्स अ डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, जिसमें प्लानिंग होता है, ठीक है ना, एनालिसिस होता है, फ्यूचर के लिए भाई साहब डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाता है। अगली कौन सी अकाउंटिंग है मेरे भाई, टैक्स अकाउंटिंग। सबको पता है धंधा कर रहे हो ना, क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा सर, आप देखते होंगे कि लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं। बाबा कैसे टैक्स बचेगा यार, इतना कमा रहे, तो कुछ लोग फिर कहीं पे सेव करते हैं, कोई लोग लोन ले लेते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, हाउसिंग लोन ले लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, कई ट्रांजेक्शन इधर उधर करते हैं, सबका आपने देखा होगा गली मोहल्लों में भाई साहब। कुछ टैक्स, देखो दो चीजें बताता हूं तुमको मैं, एक होता है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स इवेजन, दोनों फर्क है। टैक्स प्लानिंग का मालूम है क्या मतलब होता है, लीगली आप अपने टैक्स को बचा रहे हैं, मतलब जो नियम कानून है उसके हिसाब से। और टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है कि चोरी कर रहे हैं भाई साहब आप टैक्स का। इसका मतलब ये कि जो लीगल प्रक्रिया नहीं है उसके अगेंस्ट जाकर के आप क्या कर रहे हो भाई साहब, टैक्स बचा रहे हो, तो दैट इज टैक्स इवेशन, चोरी कर रहे हो। और अगर आप लीगली टैक्स को बचा रहे हो, जहां आपने इन्वेस्ट किया, जहां से आपका ब्याज आता है, तो वो टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर इनकम है, फलाना ढमाका, ये सब अगर आप उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग करो, दैट इज क्या बेटा, टैक्स प्लानिंग है वो। तो टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, टैक्स इवेशन नहीं करना चाहिए, समझ गए बात को। लेकिन सर भारत में 70-80% लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स प्लानिंग पर थोड़ी कोई जोर डालता है। चलिए टैक्स अकाउंटिंग बेटा, तो ये इसका काम ही यही है कि टैक्सेबल इनकम क्या होगा, और साफ इसने क्या लिखा, कंप्लायंस विथ टैक्स लॉज, मतलब जो नियम कानून कहता उसके अकॉर्डिंग ये देखना कि कॉस्टिंग अल्टीमेटली कितनी है ना, कॉस्टिंग कितनी है। जब ये बात आप पकड़ पाओगे तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, टैक्स अकाउंटिंग कहते हो। इसको क्या कहते हो, टैक्स अकाउंटिंग कहते हो जनरली, है ना। बैठ जाओ उधर ही बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो उधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम एंड क्या बेटा, कंप्लायंस विद क्या बेटा, टैक्स। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात देख लीजिए जरा ध्यान से। इसमें क्या आता है, टैक्स प्लानिंग है, फाइलिंग रिटर्न्स है, लीगल कंप्लायंस है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्या है सर, ऑडिटिंग है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होगी भाई साहब, गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट के लेखे जोखे है, अगर आप उनकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जो गवर्नमेंट से लेना देना है जिन चीज का, उसे क्या बोलते हैं सर, गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। सोशल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। सर सोशल अकाउंटिंग क्या है बेटा, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्टिंग। आपको एक बात बताइए मुझे, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अभी आपको पता होगा कि बहुत बवाल कट रहा है अडानी को लेकर के, बोले अंबानी का दोस्त है, मोदी जी अडानी अंबानी की दोस्ती किए हुए हैं, और सबसे गहरी दोस्ती उनसे किसके साथ में हो चुकी है, अडानी के साथ में। लोग यही कह रहे हैं कि बाबा अडानी जो है ना और मोदी जी भाई साहब सब जो है, मैं जो न्यूज़ में सुन रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने 1.5 रुपये में दे दी जमीन, दे दी उनको लीज पे दे दी कि बेटा कम मौज करो बढ़िया आराम से, 1.5 रुपये एकड़। इसके बाद में अभी आपको पता है कि सिंगरौली में और छत्तीसगढ़ में जो 6 लाख पेड़ भाई साहब काटो, जंगल साफ करो, है ना, 11,000 एकड़ का दे दिया उनको, लैंड दे दिया, फैक्ट्री लगाओ, ये सब है। तो मतलब पेड़ कट रहे हैं ना, पेड़ कट रहा है, इंडस्ट्री लगाओगे पॉल्यूशन होगा भाई साहब, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि आप इंडस्ट्री तो प्रमोट कर रहे हो बट इससे नुकसान भी हो रहा है। तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि जब आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस को, इंडस्ट्री को, तो उससे नुकसान भी हो रहा है। तो जब आप उस तरीके की अकाउंटिंग करते हो ना, तो वैसे इसका नाम मालूम है क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या आप लोग को याद है क्या कि हालांकि सबसे कम अगर कोई करता है ना पूरे देश में, मेरे को लगता है अभी तो अंबानी, मतलब है ना, वो टाटा जब तक रतन टाटा थे अभी भी चल रहा है। रतन टाटा 100 रुपए कमाते थे तो 70 रुपए क्या कर देते थे भाई साहब, डोनेट करता था वो बंदा, ठीक है ना। लेकिन सबसे अगर कोई है भाई साहब चोर टाइप का आदमी अगर कोई है तो वो कौन है, हमारे भाई कुछ नहीं है मालूम है। अच्छा मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, मजबूरी में। आपने कंसेप्ट सुना है क्या, CSR, कॉर्पोरेट सोशल क्या बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि तुम धंधा कहां कर रहे हो, भारत में कर रहे हो, तुमने पेड़ कहां के काट दिए, भारत के काट दिए। लोगों को सांस लेने में तकलीफ कहां है, भारत के। तुम्हारी फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन हो रहा, फेफड़े किसके सड़ गए,
भारत के लोगों के। तुम यार इतनी मारा मारी करके तुम खुद अपना घर भर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि देश के लिए तुम कुछ करो, इन्वायरमेंट के लिए कुछ तुम करो, जो तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय है उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, यस और नो? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या करो भाई साहब, काम करो। यही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए अच्छा, कई लोग सुनते होंगे ना, वो टीवी में देखा होगा तुमने, ऐड देखा होगा, पीएनजी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, 1 रुपए जाएगा मुन्नी की शिक्षा के लिए। सुना है तुम लोगों ने ऐड? सर हम इंस्टा में ऐड नहीं देखते, कुछ और ही देख रहे हैं आजकल। बेटा पुराना अगर टीवी भी खोला होता तो पता लगता, उसमें ऐड आता था कि अगर आप पीएनजी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो तुमको क्या लगता है वो जानबूझ के दान दे रहा था? नहीं, सरकार ने बोली है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना, फॉलो करना है। कौन सी कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी उसे क्या कहा जाता है? सोशल अकाउंटिंग कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मुझे बताओ, कईयों के दुकान में लोग लड़के काम करते होंगे, कईयों की दुकान में तुमने देखा होगा कि एक बंदा जो है ना पिछले 30 साल से काम कर रहा है भाई साहब, समझ रहे हो, और उसको हटाने वाला कोई नहीं है, वो खुश है एकदम, बोले अपने मालिक है। 30 साल से आप उसी बंदे को उसी दुकान में देख रहे हो। और ऐसी भी दुकानें हो सकती है भाई साहब जहां हर दूसरे दिन बंदा क्या हो जाए, अरे काका कल तो कोई और था यहाँ पे, अरे वो सब आते जाते रहते हैं। पक्की बात यह है कि बिजनेसमैन उनकी नीड को क्या नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई। या तो उनको सैलरी अच्छी नहीं दे रहा होगा, या तो उनसे बिहेवियर अच्छा नहीं होगा भाई साहब, समझ रहे बात को, या तो उनको हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके, तभी तो भग रहे हैं ना लोग। अदरवाइज किसी को अगर सही चीज कहीं पर मिल जाए तो वो क्यों जाएगा? मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना उनमें भी यही रहता है। तो छोटे बिजनेस में तो ये चल रहा है, तो बड़ी कंपनियों में भी तो यही चलता होगा ना। पहले आपका भाई टाटा में काम करता था, अब इन्फोसिस में काम कर रहा है, फिर विप्रो में काम कर रहा है। काहे इतनी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हो भाई साहब? अबे ग्रोथ नहीं थी भाई उस कंपनी में। टीसीएस में काम कर रहे थे, 3.5 लाख रुपए मिल रहा था, क्या होता, इधर आगे 5 लाख का हो गया पैकेज। मतलब वो कंपनियां फेल हो जाती हैं जिनमें ज्यादा इंप्लॉय टर्नओवर रेशियो रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली लोग आते और जाते हैं, तो ऐसी कंपनी को ठीक नहीं माना जाता अल्टीमेटली। तो यहां क्या है ना, हर कंपनी क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करती है। तुम्हें याद है, तुमने सुना होगा हमारी दीदी क्या है, एमबीए है, काहे से? एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स से। सर इनका काम क्या होता है? सही बंदों को चूज करना, सही बंदों को चूज करना, इसके बाद में उनकी चीजों को ध्यान रखना। दिन भर काम कराओगे, भग जाएगा अगले दिन भाई साहब। लंच चाहिए उसको, ठीक है ना, ब्रेक चाहिए, टी ब्रेक चाहिए भाई साहब उसको। अगर आप जेल में कैद कर दोगे तो भग जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में यही होता है कि बंदे को ना ट्रेनिंग दो आराम से भाई साहब, उसके डेवलपमेंट की बात करो कि आपका ये है, उसको सिखाओ चीजों को, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करो। ये थोड़ी कि कोई तुम्हारे अंदर काम करने आ गया तो निचोड़ के क्या कर दो उसको भाई साहब, खत्म कर दो, बचना नहीं चाहिए। इस तरीके की जो अकाउंटिंग है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्या होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार मेरे साथ में रिपीट कर लो तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट डील्स विद क्या बेटा? फाइनेंस। किससे डील करता है? फाइनेंस के साथ में भाई साहब। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनका लेन देन, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ये सब किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। दूसरा क्या है मेरे लालो? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग से रिलेटेड काम करना, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो उस प्रोडक्शन का क्या करना है भाई साहब? कम कर, उसकी कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ, और अधिक से अधिक प्रॉफिट क्या करना है भाई साहब? आपको निकालना है। ये लेकिन क्या सर इस चक्कर में क्वालिटी को कम कर दोगे क्या? नहीं, हमेशा ध्यान रखना, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं, लागत कम करना लेकिन क्वालिटी कम। पता लगा सस्ता माल कर दियो, क्वालिटी नहीं, कस्टमर खरीदेगा क्या? कभी नहीं खरीदेगा। क्वालिटी के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज। अब कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं ये बताओ तुम भाई साहब, है ना, तभी तो तुम्हें दे रहे हैं ना। सेलिंग प्राइस डिसाइड करना उसका। मैनेजमेंट में क्या होता है सर? मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एनालिसिस है फाइनल अकाउंट्स का कि फ्यूचर में किस तरीके से हमको काम करना, पॉलिसीज बनाना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। अगला क्या है मेरे लालों? टैक्स अकाउंटिंग है। व्हाट इज दिस टैक्स अकाउंटिंग? तो मैंने बताया था, इसमें टैक्स प्लानिंग है, फाइलिंग। आपकी बुक में जितनी भी चीजें दी गई है ना, एकदम शॉर्ट में करके, जिसको जितना याद करना है कर लो। जिसको कम नंबर चाहिए वो केवल पॉइंट पॉइंट याद करो, जिसको ज्यादा नंबर चाहिए वो उसके अंदर जो चीजें लिखी वो भी क्या कर लो भाई साहब, रट लो। इसी के नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये नोट्स ही खुद में क्या है भाई साहब? कंप्लीट नोट्स हैं। जितना शॉर्ट और क्रिस्प रह सकता था उतना है ये। आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो टॉपिक दूंगा उतना ही करना। मैंने बोला ना 1.5 घंटे यहाँ पे पढ़ो, 1.5-2 घंटे घर में जाके पढ़ लो। बाकी भाई साहब जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पकड़े मत जाना, ठीक है ना। तो टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, क्या नाम है, हम, है ना। तो ये जो है भाई साहब दिमाग में रखना, बस यहां 1.5-2 घंटे पढ़ो, घर में जाके 1.5-2 घंटे पढ़ो, दैट्स इट। कोर्स कौन कंप्लीट करवाएगा? वो तो मैंने जिम्मेदारी ली है। तुम बस डेली
3:30 पर यहां पर क्या हो जाओ भाई साहब, अवेलेबल हो जाओ, दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पढ़ना नहीं है आपको। सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग क्या है बेटा, कॉर्पोरेट सोशल क्या बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल क्या बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया कि समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। ह्यूमन रिसोर्स में किसको कंट्रोल किया जाएगा, ह्यूमंस को, है ना। चलिए अब मैं एक बढ़िया सा टॉपिक बता रहा हूं भाई साहब, जो आपके पेपर के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। टॉपिक क्या है भाई साहब, यूजर्स। क्या बेटा मैंने बताए हैं, यूजर्स को ध्यान रख लेना है। सर सबसे पहले तो ये मुझे बताओ यूजर्स क्या होते होंगे। यूजर्स क्या होते हैं मेरे भाई, जिनका भी हमारे बिजनेस से कोई लेना देना है। कोई पूछे कि व्हाट मतलब हु आर यूजर्स, तो क्या बताओगे हार्दिक, यूजर्स कैसे हो सकते हैं। सर यूजर वो होते हैं जिनका हमारे बिजनेस से क्या होता है बेटा, कोई लेना देना होता है, उनको हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन से कोई तवज्जो होता है भाई साहब, वो होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन है, साफ दिख रहा है सर, जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं। समझ गए बात को भाई साहब, जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं। जैसे क्या बेटा, मैनेजमेंट। जैसे क्या बेटा, इंप्लॉइज। मैनेजमेंट और इंप्लॉइज कैसे यूजर हैं, इंटरनल, क्योंकि इनका हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना है। इंटरनल यूजर क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स विच आर हैविंग क्या बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द क्या बेटा, बिजनेस। उनको फर्क पड़ता है सीधे तौर पर। जैसे मैं बताऊं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा और मम्मी है ना, उनको तुम्हारी जिंदगी से सीधा फर्क पड़ेगा, यस और नो, ठीक है ना। सरेआम गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो अगर भाई साहब वो कुछ बोल रहे तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। पड़ोसी बता दिया कि सरेआम इंडस्ट्रियल में खड़ी थी, इनको क्या लेना देना भाई, अंकल को क्या लेना देना, लेकिन वो घर में आके तुरंत बता दिए भाई साहब। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को इंपैक्ट किया, नहीं किया, किया बेटा। घर में पापा को बताएंगे तो पापा तो इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे। कोचिंग निकले थे 3:30 बजे, कहां थे इंडस्ट्रियल में, पकड़ा गए भाई साहब। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, इंटरनल यूजर भी और क्या बेटा, एक्सटर्नल, सबका इंपैक्ट पड़ता है। सर एक्सटर्नल में कौन हो सकते, इन्वेस्टर। देखो मैनेजमेंट क्या करेगा, तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेकर के मैनेजमेंट क्या करेगा, डिसीजन बनाएगा, प्लानिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, परफॉर्मेंस चेक करेगा कि भाई अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही है ना, मतलब बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, उसकी इनकम पोजीशन कैसी है, ये सब मैनेजमेंट करे। एम्प्लॉयर्स क्या करेगा भाई साहब, जो एम्प्लॉय है वो क्या करेंगे, भैया धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं, पता लगा नौकरी ना छोड़ना पड़े, सैलरी कितनी देगा, भाई धंधा तो इसका चकाचक चल रहा, बोनस मांगो तो रोने लगता बॉस, है ना। तो भाई सैलरी, बोनस, वेलफेयर मेजर, इतना कमा रहे हो और हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलवा पा रहे हो, ये सब कौन डिमांड करता है, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय को तो लेना देना है ना, कि तुम यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्री में आके, रोज इतना कमा रहे हो अंबानी जी, थोड़ा तो करो कम से कम कुछ। फिर आते हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर, जो डायरेक्टली लेना देना नहीं, लेकिन उनको बहुत फर्क है। कैसे, इन्वेस्टर, जिसने बाहर से, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए भाई साहब, वो कंपनी मेरी नहीं है ना, लेकिन मैंने उसको काहे के लिए लगाया है, कमाने के लिए। अब मैं तो देखूंगा ना कि भाई पिछले साल कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैंने इन्वेस्ट किया, क्या रिटर्न मिलेगा मेरे को इस कंपनी में, मैं वो देखूंगा। लेकिन मैं एक्सटर्नल यूजर हूं, जिसने मेरे को पैसे दिया है। याद है तुम लोन देने जाते हो, उनको क्या लेना देना, बैंक वाले सीधे बोल देते, क्या बोलते हैं वो, रिकॉर्ड दिखाओ जरा कितना कमा ले, तो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ पिछले साल का, प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास में, क्या रखोगे, है ना, गारंटर कौन है तुम्हारा, ये सब पूछ क्यों चूले भाई साहब तुमको, क्योंकि बेटा उसको लेना देना, क्योंकि तुमको पैसे दे रहा है। क्रेडिटर, जिसने तुमको पैसे दिया, ये चुका पाए, देने के पहले आदमी पहले क्या देखता है, चुका पाएगा या नहीं। याद करो तुमसे जब तुम्हारे दोस्त ने पैसा मांगा था कि भाई 100 रुपए दे दे, तूने पहले उसकी शक्ल देखी, चुका पाएगा या नहीं, है ना। और तुमको पता है कि भाई यार ये दे तो देता है या दे देगा, भाई के पास पैसे, आज इमरजेंसी में मांग रहा है मेरे से, तुम साहब क्या 150 दे दूं, ले लेना, कल 200 दे देता हूं, लौटा देना आराम से, क्योंकि तुमको पता है, क्या पता है मेरे भाई, कि ये पैसा क्या करेगा, लौटा देगा। और वहीं दूसरा शक्ल देख के अगर पता लग जाए, बाबा ये तो 2 जन्म में नहीं लौटा पाएगा, 2 जन्म, पिछली बार 10 की नोट लिया था, आज तक नहीं लौटा पाया है, तो नहीं होगा। गलत तो कह रहे हो सिया यादव, कभी तुम दोगी आर्या को पैसे, है ना। मतलब ये तो भाई क्रेडिबिलिटी के ऊपर है ना। तो भाई गवर्नमेंट क्या कर रही, अब देखो ये तो हो गया क्रेडिटर लेंडर, अगला क्या है, गवर्नमेंट पर बात हो रही, टैक्स असेसमेंट हो गया, रेगुलेशन वगैरह हो गया। कस्टमर सबको पता है भाई साहब, सप्लायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर और क्या बेटा, जनरल पब्लिक। नाम याद रख लो, यही पेपर में आने वाला है, दैट्स इट, इतना कंटेंट कोई नहीं याद रखने वाला है, ठीक है ना भाई। ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने बोला कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बेटा आखिरी पॉइंट चल रहा है, ये पहला चैप्टर क्या हो गया बेटा हमारा, एंड हो गया है। आखिरी पॉइंट क्या है सर, लिमिटेशंस ऑफ क्या बेटा, अकाउंटिंग, कि आखिर अकाउंटिंग की कौन कौन सी क्या है लिमिटेशंस हैं, उनको क्या रखना है आपको ध्यान रख लेना, है ना। लिमिटेशंस पर बात करें,
कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? केवल ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी। दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल इन नेचर मैंने अभी समझाया था। ए बेटा रोहन, ये बताओ क्या होता है हिस्टोरिकल इन नेचर? मेरे लाल बताओ। हाँ, बात तो सही है यार गुरु। सर ये कह रहा है कि अगर हमने 50,000 में कोई सामान खरीदा है, उसकी वैल्यू 55 हो जाए या 45 हो जाए, लेकिन अपने को कितने पे दिखाना है? सर लेकिन ये अच्छी चीज तो नहीं है ना, करंट वैल्यू दिखाओ ना, इससे सही पोजीशन कहां पता लग रही बिजनेस की? ये इसीलिए तो मैंने क्या बोला है, लिमिटेशन है ना मेरे भाई, क्या कर सकते, कमियां हैं अकाउंटिंग में तो हैं। इग्नोर इन्फ्लेशन, महंगाई महंगाई से इसको कोई मतलब नहीं है, जो खरीदा जो हुआ भाई साहब वही रहता है। बेस्ड ऑन क्या बेटा? एस्टिमेट और पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। बेटा अकाउंटेंट चतरा है, 5 का क्या बना दिया? 6 बना दिया। नंबर का तो खेल है, कुछ भी बदल दो, पूरे आंकड़े क्या हो गए भाई साहब, बदल गए। बहुत सारी कंपनियां रहती है जो फर्जी आंकड़े दिखा देती है भाई साहब, लोग बोलते क्या कंपनी है, पैसे लगा दो, फटाफट पैसे डूब जाते हैं भाई साहब, फिर आदमी जहर खा रहा है, क्या हो गया, पूरी कीमत चुका दी भाई साहब, सब किडनी बेच के शेयर खरीदे थे रातों रात अमीर होने के लिए, खत्म हो गया ना भाई साहब। मैनिपुलेशन हो सकता है। यह था पहला चैप्टर जिस पर हम लोगों ने क्या करी है, बात करा है भाई साहब, और ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्या बेटा? अकाउंटिंग। शेड्यूल देखो जो भेजा गया है, और पूरा 40 डेज में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस उसी शेड्यूल के हिसाब से क्या होगा भाई साहब? कवर अप होगा, ठीक है ना। तो अभी जो है न्यूमेरिकल की आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा सब उसी में आना है। सर ये तो 3:30 से चालू, पर डे 3:30 से। आज जरूर है कि कम टाइमिंग में खत्म हुआ है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो भाई सब आपको पता है कि वो तो लंबा चलता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल और चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने एक एवरेज टाइम क्या लेके रखा है? 3:30 to 5, है ना। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट ना रह जाए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक टॉपिक जितना हमने लिखा उतने दिन में क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए जनरली, ठीक है ना। इस बात का आप लोग को क्या रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी अगला लेक्चर में मिलेंगे, अभी आप लोग जाएंगे नहीं, है ना, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके बाद, है ना। कुछ कुछ बातें करनी है आप लोगों से, और लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद, वायरल नहीं होनी चाहिए ना चीजें, है मिश्रा। चलिए धन्यवाद बहुत।